अध्याय 81। सभी कुलीन लोग यहाँ हैं। जैसे ही सुरक्षा गार्ड चौंका, ये जुबान धीरे से बाहर चली गई। एक पल में पीछे की सुपर कारों में ड्राइवर की सीट से तेजी से आवाजें आने लगीं। इस दृश्य ने सुरक्षा गार्डों को चौंका दिया और वे ये हुआन की सुरक्षा के लिए तैयार थे। फिर लियू यून ने ये हुआन को देखा और आगे बढ़कर कहा, भाई ये, क्या हम चलें? ठीक है। फिर ये हुआन लियू यानरान के साथ कार में चढ़ गई और लियू यून के पीछे दूसरी तरफ चली गई। घटनास्थल पर केवल कुछ भौचक्के के सुरक्षा गार्ड बचे थे। इस स्थिति को देखकर वे असमंजस में पड़ गए। क्या अब अपने से छोटे को भाई कहना लोकप्रिय हो गया है? रास्ते में ये काफिला बेहद आकर्षक था। उनके आसपास मौजूद सभी लोग तस्वीरें लेने के लिए रुक गए। कई मोड़ लेने के बाद कार अंततः एक फूल, पक्षी, मछली और कीड़ों के बाजार की पार्किंग में रुकी। अपने सामने साधारण लाल चिन्ह देखकर लियू यानरान ने कहा, यंग मास्टर लियू, क्या ये वही मछली प्रदर्शनी है जिसका आपने उल्लेख किया था? इस बाजार के पैमाने को देखते हुए यह एक उचित सुबह के बाजार जितना बड़ा नहीं लग रहा था। लियू यून ने जानबूझकर उसे सस्पेंस में रखा। उन्होंने सच्चाई उजागर नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी ठुड्डी से पार्किंग स्थल की ओर इशारा किया और कहा, चिंतित मत होइए निदेशक लियू। बाहर कारों को देखो और तुम समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। यदि लियू यून नहीं होती तो लियू यानरान ने ध्यान नहीं दिया होता कि इस छोटी सी पार्किंग में लग्जरी कारें इकट्ठी थीं। पार्किंग स्थल के कोने में एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। इसके बगल में एक मर्सिडीज बेंज जी थी। इसके आकार को देखते हुए इसकी कीमत कम से कम 4 से 5 मिलियन युआन थी। पूरा पार्किंग स्थल बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर खड़ी कारें लगभग सभी लग्जरी कारें थीं जिनकी कीमत कम से कम 10 लाख युआन थी। लियू यानरान ने आश्चर्य से लियू यून को देखा और पूछा, क्या इस बाजार में कोई टाइकून छिपा है? ये लगभग एक कथानक जैसा था जो केवल टेलीविजन नाटकों में दिखाई देता था, जहां एक टाइकून प्रसिद्धि और भाग्य से मोहभंग हो गया था। इसके बजाय वह एक छोटी सी जर्जर दुकान में एकांत में रहता था। उनके खोजे जाने के बाद अनगिनत लोग उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा कहा जाता था कि अगर अमीर पहाड़ों में भी रहते हों तो लोग उनकी चापलूसी करने के लिए वहां जाते थे। लियू यून जोर से हंसने लगे। उसकी हंसी और भी तेज हो गई। निर्देशक लियू, आपकी कल्पनाशीलता सचमुच बहुत अच्छी है। हम इस बाजार में नहीं बल्कि पीछे के क्षेत्र में जा रहे हैं। लियू यून ने गंभीरता से समझाया, क्या आपने नहीं देखा कि यहाँ पार्किंग स्थल लगभग भरा हुआ है? इसका मतलब है कि अंदर पार्किंग की कोई जगह नहीं है, इसलिए हम उनकी तरह केवल बाहर ही पार्क कर सकते हैं। लियू यून यहाँ 2 या 3 बार आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कल अपने पिता को कुछ घंटों तक बात करते हुए सुना। उसे डर था कि वही जुबान के सामने गलती करेगा, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने कुछ अनुभव संक्षेप में बताए। यदि यह वास्तव में एक सामान्य जगह होती, भले ही उसके पास 100 हिम्मत होती, तो भी वही जुबान से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये सचमुच एक खास जगह थी। लियू यानरान ने बाहर देखा। जब वे कार पार्क कर रहे थे तभी कुछ और लग्जरी कारें अंदर आई और पार्किंग स्थल भर गया। बाद में आए लोग बेबस दिखे। वे एक के बाद एक कार से बाहर निकले और अपने ड्राइवरों को पार्किंग स्थल ढूंढने दिया। ये जुबान, साथ ही युवा स्वामी और युवा महिलाएं कार से बाहर निकले और आगे चले गए। सभी ने एक अजीब सी संरचना बनाई। ये जुबान आगे अकेले थे, जबकि लियू यानरान और लियू यून उनसे आधा कदम पीछे थे। उनके पीछे युवा उस्तादों और युवतियों का एक समूह था। हालांकि हर कोई अभी भी अपेक्षाकृत निश्चिंत था। रास्ते भर वे बातें करते रहे और हंसते रहे। वे बाजार के पीछे की ओर चले। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दृष्टि अचानक स्पष्ट हो गई है। दर्जनों एकड़ की विशाल खुली जगह पर केवल एक चीनी शैली की हवेली थी। प्राचीन इमारत पूरी तरह से अतीत की शैली पर आधारित थी। दरवाजे पर 2 पत्थर के शेर गरिमा में लग रहे थे। हालांकि उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने नीचे कड़ाई वाली गेंद के साथ गंभीरता से खेला, लेकिन जब उन्होंने पत्थर के शेरों को देखा तो कोई भी खुद को मजाक में नहीं ला सका। यदि खाली जमीन पर खड़ी सैकड़ों लग्जरी कारें न होती तो उनमें चलने वाले लोगों को आसानी से यह भ्रम हो जाता कि उन्होंने एक निश्चित युग की यात्रा की है। कारों से भरी विशाल खाली जगह को देखते हुए लियू यानरान ने अपना सिर हिलाया। कई लग्जरी कारें दूसरी जगहों की थीं। ऐसा लग रहा था कि वे कल रात भागकर आए थे। बिल्कुल नहीं, वे किस प्रकार की मछलियां बेच रहे हैं।
उन्होंने वास्तव में बहुत सारे उच्च रैंकिंग अधिकारियों और रईसों को आकर्षित किया। इस बीच ये हुआन को ये हवेली पसंद आए और वह इसकी ओर कुछ कदम बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, ये संभवतः एक अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन घर है। इसे इस स्थिति में बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मालिक को बहुत प्रयास करना पड़ा होगा। वह हवेली की आंतरिक संरचना का इंतजार कर रहा था। लियू यून ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं पहले भी वहां जा चुका हूं। मैं आपको बाद में निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर दूंगा। वास्तव में ये 7 प्रवेश द्वारों वाला एक बड़ा घर है। सब कुछ अंदर पाया जा सकता है। क्या उन्हें अंदर सब कुछ मिल गया? ये जुबान और लियू यानरान ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये थोड़ा अतिरंजित नहीं था? दूसरों को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। 7 प्रवेश द्वार वाला घर एक बड़े परिवार का होना चाहिए था। क्या ये पुश्तैनी घर है? ये हुआ ने इसके बारे में सोचा और पूछा। लियू यून ने ये जुबान को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाई ये इतना कुछ जानेंगे और इतिहास का अध्ययन भी करेंगे। जब वह ये हुआन की उम्र में था, वह शायद प्राथमिक विद्यालय के दूसरे वर्ष में था और कुछ भी नहीं जानता था। लियू यून ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है। यह एक पैतृक निवास हुआ करता था, लेकिन अब इसका उपयोग मछली प्रदर्शनी के लिए किया जा रहा है। अंदर की सजावट वास्तव में असाधारण है। जैसे ही वे बोले, वे दरवाजे की ओर चले। अचानक एक चिल्लाने की आवाज आई, आइयो, क्या ये यंग मास्टर लियू नहीं है? क्या आप आज मछली खरीदने के लिए यहाँ हैं? उनमें से कुछ ने देखा और लियू यून ने उन्हें पहचान लिया। वे अन्य प्रांतों और शहरों से आए उनके दूसरी पीढ़ी के अमीर दोस्त थे। वे आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। जब लियू यून ने उन्हें देखा तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों हो? दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारियों ने हंसते हुए उसे अपना फोन देखने की याद दिलाई। लियू यून ने अपना फोन निकाला और महसूस किया कि उन्होंने उसे बहुत फोन किया था। उन्हें याद आया कि लियू यून शायद आएगा, इसलिए उन्होंने पहले उससे पूछा। लियू यून ने उदासीनता से अपना सिर खुजलाया और कहा, अरे, मैं भाई के साथ मछली प्रदर्शनी में टहलने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। उसके दोस्तों के भाव तुरंत गंभीर हो गए। लियू यून कौन थे? वह जिनलिंग में दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। वह कौन व्यक्ति था जो उसके फोन को साइलेंट मोड पर कर सकता था? लियू यून ने उनकी ओर देखा और ये हुआन की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, ये भाई ये हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। उसे नमस्कार करें। उनमें से कुछ ने ये जुबान को देखा और दंग रह गए। वह केवल कुछ वर्ष का था, लेकिन लियू यून वास्तव में उसे भाई कहती थी। यदि उन्होंने उसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उन्हें विश्वास न होता। हालांकि चाहे वे कितने भी हैरान क्यों न हों, उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। लियू यून की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए उन्होंने उन सवालों को रोक दिया जो वे पूछने वाले थे। आखिरकार वे ये भी जानते थे कि लियू युआन कौन था। कौन उसे इतना सम्मानित बना सका? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा किसी कुलीन परिवार का वंशज हो? उस समय उन्होंने आज्ञाकारी रूप से ये हुआन को भाई ये कहा। ये जुबान ने शांति से सिर हिलाया और लियू यू से कहा, चलो अंदर चलें। फिर उन्होंने जिनलिंग के युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं का अभिवादन किया। लियू यून के परिचय के तहत अन्य प्रांतों के ये मित्र और भी अधिक चौंक गए। इनमें से कोई एक व्यक्ति ऊंचे दर्जे का था, हालांकि अब वे एक बच्चे के पीछे चलने को तैयार थे। उस पल में उन्होंने अपने पास मौजूद युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं को देखा और उत्सुकता से पूछा, भाई मुझे पूछने दो, नेतृत्व में ये भाई ये कौन है? वह डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, एक युवा मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। फिर वे बाकियों के पीछे पीछे आगे बढ़े। जब दूसरे प्रांतों और शहरों से आए युवा उस्तादों और युवतियों ने ये सुना तो वे वहीं दंग रह गए और काफी देर तक होश में नहीं आए। बकवास, इस व्यक्ति ने अभी क्या कहा? वह कौन था? डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष? मैं? क्या बकवास है? तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। लियू यू ने देखा कि वे अब हिल नहीं रहे थे और उन्होंने पुकारा। कहानी खत्म।